हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 65 है। इससे पहले हम 64 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 12 सितंबर 2023 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले हम बात करें कि ताजमहल का निर्माण शुरू कब हुआ था। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण जो शुरू हुआ था तो ये हुआ था 1632 में शुरू हुआ था। और बनकर तैयार हुआ था तो 1648 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, यह ताजमहल के वास्तुकार थे। ठीक है, फिर ताजमहल का निर्माण करवाया किसने था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां ये कौन था? तो शाहजहां ये मुगल बादशाह था, जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां इसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। और इसने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ओके, फिर बात करें अकबर। अकबर ये कौन था? तो अकबर ये है, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ मैं। अकबर ये हुमायूं का बेटा था। ठीक है, हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर इसने मनसबदारी प्रथा और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, अकबर इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया था पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। फिर आगरा का किला का निर्माण करवाया, आगरा का किला। फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था। ओके, फिर इसने कौन से युद्ध किए थे अकबर ने? तो अकबर के जो युद्ध इम्पोर्टेंट है वो है पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध ये हुआ था 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था। ठीक है, फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 में, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर बात करें हम जहांगीर की। जहांगीर कौन था? तो जहांगीर ये अकबर का बेटा था। ठीक है, अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर इसने जन न्याय न्याय की जंजीर का निर्माण करा। ठीक है, न्याय की जंजीर का निर्माण करवाए, जिसे जंजीर अदल कहते थे। ठीक है, जंजीर ए अदल का निर्माण करवाया था, जिसे बजाकर कोई भी राजा से न्याय की मांग कर सकता था। ठीक है, फिर जहांगीर। तो जहांगीर की आत्मकथा कौन सी थी? तो जहांगीर की आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी यह इसकी आत्मकथा थी जहांगीर की। जहांगीर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया था शालीमार बाग का। शालीमार बाग का निर्माण करवाया था श्रीनगर में। ठीक है, और इसने श्रीनगर में इसका निर्माण करवाया था शालीमार बाग का। और इसने इतामुद्दौला का मकबरा बनवाया।
इतामुद्दौला का मकबरा, नूरजहां का मकबरा, नूरजहां का मकबरा और लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ओके। जहांगीर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, श्रीनगर में इतामुद्दौला का मकबरा बनवाया, नूरजहां का मकबरा बनवाया और लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, जहांगीर ने, फिर बात करें हुमायूं की। हुमायूं ये कौन था? तो हुमायूं यह भी मुगल बादशाह था, बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं यह बाबर का बेटा था और हुमायूं के युद्ध इंपॉर्टेंट है, तो हम हुमायूं के युद्धों की ही बात करेंगे। ठीक है, हुमायूं के युद्ध। हुमायूं ने कौन से युद्ध किए थे? ठीक है, तो हुमायूं ने चौसा का युद्ध किया था। चौसा का युद्ध 1539 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ओके, इसके अलावा कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, कन्नौज जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये युद्ध हुआ था 1540 में और ये भी हुआ था हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में। फिर इसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था, हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये है सारी डिटेल, सबकी मैंने अलग अलग पेन से लिखी ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस, विनायक दामोदर सावरकर या लाला लाजपत राय? तो किसने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो यह बनाया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। ठीक है, 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, जो थी केसरी जो कि मराठी भाषा में और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। फिर बात करें खुदीराम बोस, तो यह एक क्रांतिकारी नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे और यह मुजफ्फर बम षड्यंत्र में शामिल थे। ठीक है, मुजफ्फर बम षड्यंत्र में शामिल थे खुदीराम बोस। विनायक दामोदर, तो यह एक समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता था, लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी और यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार हल्के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष देश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या गोवा? तो ये प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रासबिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस?
तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना यह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर बात करें हम चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद यह काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ओके, फिर बात करें भगत सिंह, तो भगत सिंह इन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 में लाहौर में। ठीक है, और भगत सिंह इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, भगत सिंह ने। फिर है रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस ये है दिल्ली षड्यंत्र में भाग लिया था। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र में भाग लिया था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकरात उत्सव बुड़ी गाली या कलासी नृत्य के साथ डैश में मनाया जाता है, जहां महिलाएं इस नृत्य में भाग लेती हैं और अपने सिर पर सजावटी बर्तन रखती हैं। उड़ीसा में, नागालैंड, मध्य प्रदेश और मणिपुर। तो सकरात उत्सव बुड़ी गाली या कलासी नृत्य के साथ यह उड़ीसा में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ग्राहकों को सिधान, स्टॉक मार्केट निवेश से लाभ, सरकारी अनुदान, ऋण और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज। तो वाणिज्यिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है ऋण और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली थी? ऑस्ट्रेलिया का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान या आयरलैंड का संविधान। तो भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली थी? तो यह मिली थी आयरलैंड का संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन डी, आयरलैंड का संविधान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है? द ग्रेट इंडियन नॉवल, अनटचेबल्स, नार्कोपोलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर बात करें द ग्रेट इंडियन नॉवल, तो ये लिखा गया है शशि थरूर द्वारा। ठीक है, अनटचेबल तो ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद द्वारा, और नार्को पुलिस तो ये लिखा गया है जीत थाइल द्वारा। ठीक है, जीत थाइल द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है?
गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बदल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा में बदल जाएगी। तो जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनटचेबल उपन्यास के लेखक है? मुल्कराज आनंद, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ या अमिताभ घोष? तो अभी मैंने आपको बताया अनटचेबल उपन्यास के लेखक, तो ये है मुल्कराज आनंद। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर बात करें सलमान रुश्दी, तो सलमान रुश्दी इन्होंने लिखा है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ठीक है। विक्रम सेठ की तो इनकी है आ सूटेबल बॉय। अमिताभ घोष की तो इनकी है द शैडो लाइंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कार्यशील छोटी आंत की कमी से एक अवशोषण विकार हो सकता है जिससे दस्त, कुपोषण, वजन कम होना आदि होता है। इस विशेष स्थिति को जाना जाता है डाउन सिंड्रोम, छोटी आंत सिंड्रोम, हाइपोग्लाइस हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया। तो कार्यशील छोटी आंत की कमी से एक अवशोषण विकार हो सकता है जिससे दस्त, कुपोषण, वजन कम होना आदि। इस विशेष स्थिति को जाना जाता है छोटी आंत सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन बी, छोटी आंत सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य डैश क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना है। केवल शहरी, केवल ग्रामीण, केवल आदिवासी, ग्रामीण और शहरी दोनों। तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना है। ओके, नेक्स्ट है, 1927 में भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में एक संगठन बनाया। इसका नाम क्या है? भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस, भारत के उद्योगों का संगठन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ, भारतीय उद्योगों का परिसंघ। तो इसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल महासंघ। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जून 2023 तक संविधान लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्यों की अनुमति देता है? 546, 550, 545 या 543? तो जून 2023 तक संविधान लोकसभा में अधिकतम 550। राइट आंसर ऑप्शन बी, 550 सदस्यों की अनुमति देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को मुख्य रूप से वित्तीय सहायता और समर्थन कौन सा संस्थान प्रदान करता है? आर्थिक मामलों का विभाग, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, भारतीय बैंकों का संघ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को मुख्य रूप से वित्तीय सहायता और समर्थन कौन सा संस्थान प्रदान करता है? तो ये है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, आम्र वर्षा किन दो राज्यों से जुड़ी है? केरल और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आम्र वर्षा ये किन दो राज्यों से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है केरल और कर्नाटक से। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली गुलाबो सापेरिया को डैश नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है? चारी, भवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी। तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली गुलाबो सापेरिया को कालबेलिया नर्तकी की रानी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथक। तो लच्छू महाराज यह एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम,
मोहिनी अट्टम, ये है केरल का। कथकली, तो ये भी है केरल का। सत्रिया, तो ये है असम का। और मणिपुरी जो है मणिपुर का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? जैली, पंडी, ओली, मोगा। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम है मोगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों भारत के प्रसिद्ध डैश वादक है। बीड़ा, बांसुरी, तबला, सारंगी। तो उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन ये दोनों भारत की प्रसिद्ध तबला वादक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तबला वादक। ओके, नेक्स्ट है मणिका बत्रा ने एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, ये किस खेल से जुड़ी है? जूडो, शतरंज, टेबल टेनिस या जिम्नास्टिक। तो मणिका बत्रा ये जुड़ी हुई है टेबल टेनिस से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच सीमा के रूप में काम करने वाली भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, डार्डनेस जलडमरू मध्य, बासफोरस जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू। तो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा के रूप में काम करने वाली भौगोलिक विशेषता का नाम है पाक जलडमरू मध्य। राइट आंसर ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल किस शहर में आयोजित किया गया था? मार्गो, नवी मुंबई, भुवनेश्वर या अहमदाबाद। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नवी मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन बी, नवी मुंबई। ओके, नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना झारखंड राज्य के साक्षी में किस वर्ष में हुई थी? 1989, 1907, 1951, 1975। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना झारखंड राज्य के साक्षी में किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1907। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।